जय हिंद बच्चों। बच्चों, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम 28 जनवरी को है और ये पेपर सैनिक स्कूल के साथ साथ जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 10 फरवरी को है, उन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अजय कुमार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, दोनों के सिलेबस पैटर्न सेम है, प्रश्न किसी में कम किसी में अधिक आते हैं। तो आइए जाने बारी बारी से। पहले मैथ्स का है, अगर आप कहेंगे तो वैसे ही इंग्लिश का, और इसके बाद आपके जो साइंस है, सोशल साइंस है, उसको मैं बता दूँ। एक चीज़ बच्चों बताना चाहेंगे, देखिए इसमें आता है जर्नल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें जो जर्नल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन, वो आप मेरे जो NMMS की वीडियो है, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, इसे भी क्लास 8th के ही बच्चे देते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो मैट के वीडियोज़ हैं, MAT मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट के वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो जो एक एक पार्ट है, जैसे मैं क्वेश्चंस अलग अलग कराऊंगा, अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं, ठीक है, और ट्रायंगल वाले प्रश्न हैं, यहाँ एक नंबर डाल दिया, यहाँ नंबर डाल दिया, यहाँ नंबर डाल दिया, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न हैं, मैंने 12 अलग अलग सीरीज के बताए हुए हैं, तो उससे आपकी तैयारी एकदम आराम से अच्छे से हो जाएगी। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अजय कुमार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए कल ही आपकी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो है सैटरडे को संपन्न हुई है। तो उसमें एक वो पता एक चल रहा है कि पुराने प्रश्न भी रिपीट होके आ रहे हैं। इसमें देखिए बस नंबर्स बदल दिए जाएंगे, पैटर्न यही आएगा। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस हार्ड आएंगे। तो देखिए करना कैसे, ये सभी ब्रैकेट में बंद है और यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है। तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर ये कट सके तो हम काट दें। 2 1 2, 2 2 4। अब ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, यहाँ माइनस, और ये माइनस है तो 3 2 6, -6/5। ये हमें एक नंबर इस पार्ट का हमें मिल गया। अब प्लस वाली पारी है, प्लस कर लें। अब इसमें देखिए 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 2। अब यहाँ 2 बचा, 3 बचा और -2 बचा, नीचे 1 1 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा। तभी हम माइनस को ब्रैकेट में रखें, हटा के भी लिख सकते हैं -6। तो -6 मैंने कर लिया, क्योंकि प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आता है आपको पता है, माइनस ही आंसर आता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये कटेगा ही नहीं, तो -3/8 ये आ गया। अब हमें एलसीएम लेना है, तो 5 8 ज़ा 40, एलसीएम ले लें भाई, ठीक है। तो यहाँ जाएगा -48, फिर यहाँ जाएगा आपका, इससे मल्टीप्लाई कर दें आपका 40 से, तो ये आ जाएगा आपका -240, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका -15। इसको हम प्लस करते हैं तो ये सभी माइनस में है, तो माइनस ही साइन लगेगा, -303/40, ठीक है, -303/40। तो ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बच्चों डी में है। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, इसी तरह के। अब देखिए सिंपल है, दी एप्सिका ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द। अब ये डायरेक्ट NCERT का है, डायरेक्ट लाइन जो है वो NCERT का है। तो इसमें बच्चों आप एप्सिका को, इसको समझ लीजिए, इसको कहते हैं एप्सिका, ठीक है। कोई भी एप्सिका यहाँ, मतलब कोई भी हमने पॉइंट एक्स एक्सिस से ले लिया, ठीक है। तो वो दूरी हम कहाँ से नापते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये कहाँ से नापते हैं हम, ये वाई एक्सिस से ही तो नापते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम वाई एक्सिस से ही तो नापते हैं भाई, इधर से ऐसे करके, ठीक है। तो ये एप्सिका मतलब हिंदी में बता दूं, भुज होता है, एक बिंदु का भुज, एक बिंदु का भुज, ठीक है। इसकी वाई अक्ष से, ये इसकी जो है वाई अक्ष से दूरी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों आंसर होगा। ये देखिए एक्सपोनेंट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आपको धुंधला यहाँ पर दिख रहा हो, ठीक है। तो ये है आपका 2/9 टू द पावर 3 गुणे 2/9 टू द पावर 6 बराबर 2/9 टू द पावर 2m-1, 2m-1। पावर मतलब ये इसका घात है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सभी जो संख्याएं वो एक जैसी हैं, हाँ। तो आपको एक नियम पता होगा, a टू द पावर m इंटू, अगर a टू द पावर n रहे तो हम क्या करते हैं,
पावर्स को प्लस करते हैं, m प्लस n करते हैं, ये आपको नियम पता है। ठीक है बच्चों, आराम से देखिएगा, अभी बाद में काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं और आपको काफ़ी मैं शॉर्टकट मेथड भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, हो सकता है इसी तरह के प्रश्न आए और आप समझे ना हो तो आपका आंसर गलत हो जाता हुआ। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये पावर जब सेम है तो हम इसको ले लें, पावर को हम प्लस कर देंगे, लेकिन ऊपर क्या है 3 है और -6 है। ठीक है, तो इसको हमें प्लस करेंगे तो ये माइनस ही करना होगा, तो इसका जो आंसर आएगा आएगा -3। ठीक है, अब बगल में देखिए, बगल में क्या है 2/9 टू द पावर 2m-1। अब ये देखिए, ये जब दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं जब बेस सेम हो, ध्यान रखिएगा जब बेस सेम हो तो इनको हम बराबर कर सकते हैं। तो इसको हम बराबर कर दें, -3 इज इक्वल टू 2m-1। ठीक है, अब 1 उधर चला गया, मैं इसको उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू -3 + 1 और m इज इक्वल टू, ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब 2 ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये देखिए आंसर आसानी से आ गया हमारा -1। इसका ऑप्शन नंबर सी जो बच्चों है वो सही है। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि अगर बेस सेम रहे तो हमें पावर को बराबर करके उसको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, पहले मैं इंग्लिश वाला पढ़ दे रहा हूँ फिर हिंदी में पढ़ रहा हूँ। इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 4 लिव्स रिमाइंडर 2 और 3 देन विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। यह है, यदि एक संख्या को जब 4 से भाग दिया जाता है तो 2 या 3 शेष बचता है, तब कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, तो पहला है द नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वह संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। द नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, वह संख्या एक पूर्ण वर्ग है। द नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, वह संख्या एक अभाज्य संख्या है। और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें देखिए आप जानते हैं कि प्रत्येक जो सम पूर्ण वर्ग संख्या होती है 4 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है, तो जो भी इवन नंबर होंगे, ठीक है, इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमेशा 4 से डिविजिबल होता है, और प्रत्येक विषम संख्या वर्ग को जब हम 4 से भाग देते हैं तो हमेशा वो 1 आपका रिमाइंडर उसमें बचता है, इसलिए यह संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, यह जो संख्या है पूर्ण वर्ग एकदम नहीं होगी, तो इसलिए इसमें देखिए यह संख्या जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं 4p, क्योंकि अगर उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, भाई कोई भी संख्या को हम 4 से डिवाइड करेंगे इधर कुछ ना कुछ संख्या आएगी, इसलिए हम 4p से डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर जो बचता है उसको हम प्लस करते हैं इसको बराबर करने के लिए। तो संख्या मान लीजिए x है, तो संख्या क्या हो सकती है आपकी 4p + 2 हो सकती है, या तो 4p + 3 हो सकती है, यही होगी ना। ठीक है, और जो मैंने नियम बताया कि उसका परफेक्ट स्क्वायर उस केस में होता है, और यहाँ हम प्लस कर दें रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है, तो p एक क्या है, एक पूर्णांक है और जो एक भागफल है। तो यहाँ अगर हम p को 1 रखते हैं, अगर मान लीजिए हमने p को यहाँ 1 रखा इस वाले में, तो क्या आया आपका, तब संख्या क्या हो गई 6 हो गई या तो 7 हो गई। ठीक है, दोनों का मिला के बता रहा हूँ, दोनों का मिला के या तो 6 हो गई या तो इसमें 6 हो जाएगी इसमें 7 हो जाएगी। तो यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर 2 रखते हैं, 2 रखने पे या तो 10 आएगा या तो 11 आएगा। तो 11 क्या है, 11 में एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अगर 3 रखते हैं दोनों की वैल्यू तो क्या आएगा 14 या तो 15 आएगा। तो 15 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पे बच्चों जो पहला ऑप्शन है कि द नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये ऑप्शन सही है, वह संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आसानी से देखिए इस प्रश्न को आपने समझा, ये थोड़ा टेक्निकल था जिसको आपको समझना था। अब देखिए ये पूछ रहा है दी वैल्यू ऑफ, तो स्क्वायर रूट का ही है। तो जब भी देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस हो, आप उसको क्या कीजिए, दशमलव हटा दीजिए। ठीक है, तो हम भाई देखिए ये है दशमलव यहाँ था तो हमने दशमलव हटाया, तो दशमलव के बदले में नीचे एक आया, जितनी संख्या उतना जीरो रख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमने रख लिया। ठीक है, वैसे ही देखिए ये वाला है 1764, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, इसको हम प्लस कर लें और इसको हम वापस से स्क्वायर रूट में कर लें बटे, फिर वैसे ही यहाँ पे 2304, क्योंकि हमेशा जो है हमें पॉइंट दशमलव है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि हम क्या करें इसमें। फिर 1764 बाई
1 2 3 4, इसमें एक जीरो छूट गया। ठीक है, हमने कर लिया। ठीक है, अब हम देखिए अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, तो 2304 स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको पता होगा, वीडियोस और बनाए उसको देख लीजिएगा। 2304 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 48, और ये देखिए 4 बार जीरो है तो ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ऑलरेडी बाहर हो गया। और 1764 का जो है वो है 42 स्क्वायर रूट, ठीक है, बटे 100। इसी तरह से देखिए नीचे हो गया 48 बटे 100 माइनस 42 बटे 100। आपने मेरे ख्याल से यहाँ तक इस प्रोसेस को पूरा नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बस इस वाले में कॉमन ले लेते हैं 1/100, तो ये आसान हो जाएगा, ईजिली कट भी जाएगा। 48 प्लस 42, ठीक है, बटे फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1/100 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/100 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा 48 माइनस 42, 1/100 कट गया, ऊपर क्या बचा 48 और 42 को प्लस कीजिए कितना आया 90, नीचे क्या आया 6, बस इसको काट दीजिए कितना आ गया 15 आ गया। तो देखिए आसानी से ये इतना बड़ा क्वेश्चन था वो हल हो गया। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैं हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूँ। सवाल है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनके घनों का योग जो है 33957 है, वे संख्याएं हैं। इंग्लिश है, द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33,957, द नंबर्स आर। जब भी देखिए बच्चों रेशियो वाले हों, यहाँ हो सकता है यहाँ क्यूब दिया है, अगले वाले में स्क्वायर हो जाए। ठीक है, जब भी बच्चों ऐसा हो कि रेशियो में दिया हो तो 3 नंबर्स हम उसको मान लेंगे। 3 नंबर्स क्या क्या हैं आपके, 2x हैं, 3x हैं और 4x हैं। जब भी रेशियो में हो आपको ऐसे ही ध्यान देना है, इसको लेना है। ठीक है, अब इनके क्यूब हम कर लें भाई, 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब। ठीक है, इसका जो सम है, क्वेश्चन जो कह रहा है वही मैं कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है इनका सम, क्यूब का सम जो है वो इतना है। अब हमें यहाँ पर नंबर्स निकालना है। नंबर्स तब निकलेगा जब हम x निकाल लेंगे, x आसानी से निकल जाएंगे। आप इसका कर लीजिए, 2 का क्यूब 8x क्यूब हो गया, इस वाले का हो गया आपका 27x क्यूब, और इस वाले का हो गया आपका 64x क्यूब, बराबर ये हो गया। ठीक है, अब इनको हम प्लस कर लें, प्लस करते हैं तो ये आएगा 99। तो ये आगे का स्टेप लिख रहा हूँ, 99x क्यूब इज इक्वल टू, ये चीज़ लिख लिए, x क्यूब बराबर क्या होगा, x क्यूब इज इक्वल टू ये नंबर 33957 बाई 99, ये हुआ। ठीक है, तो इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 343। अब हमें x निकालना है, x निकालने के लिए 3 हटाने के लिए इसको हम क्यूब रूट इसका 343 का निकालना होगा। तो 343 बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा, 1 से 10 तक की संख्याओं का आप क्यूब या घन जरूर याद कर लीजिएगा, तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 343 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7। ठीक है, कितना आ गया आंसर आपका, 7 आ गया। ठीक है, तो हमें x पता चल गया, x 7 है। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 14, 21 और 28। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बच्चों सी में है। ठीक है, अब आइए कुछ और अलग प्रश्नों को कर लें बच्चों। अब आइए कुछ जर्नल साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, और आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो NMMS एग्ज़ाम मैंने बताया था उसमें भी आते हैं। तो साइंस की और मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप उससे देख लेते हैं तो आपकी भी बच्चों एकदम अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो भले ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिख रहा है, मैं हिंदी में भी इसको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा तत्व पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। ये NMS में भी काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये मत सोचिएगा कि उस एग्ज़ाम के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। मैंने खुद बताया, मैं आप जाके मॉडल पेपर उसमें भी या सॉल्व पेपर हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, तो मेटल जो प्रेजेंट है बच्चों वो है मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम में ये प्रेजेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, LPG में उपस्थित गैस है। ठीक है, तो LPG जो गैस है, नेम द गैस प्रेजेंट इन LPG। LPG का फुल फॉर्म आपको पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
ठीक है। तो इसमें प्रेशर करके एक प्रेशर पे ही गैस को अंदर रखा जाता है। तो इसमें जो गैस प्रेजेंट होती है बच्चों होती है ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ब्यूटेन के साथ साथ, ब्यूटेन इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ब्यूटेन का फॉर्मूला बच्चों C4H10 होता है, कार्बन के 4 होंगे इसमें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए इस तरह का होता है ब्यूटेन में, और यहाँ हाइड्रोजन लगते हैं सर। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 10 लगते हैं। ब्यूटेन के साथ साथ प्रोपेन भी होता है, प्रोपेन होता है, हिंदी में भी प्रोपेन ही लिखेंगे आप। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों C3H8। इसमें 3 होंगे, एक कार्बन हट जाएगा, ऐसे 3 होंगे। ठीक है, और एथेन भी होता है। तो इसमें जो लेकिन मुख्य गैस है वो बच्चों ब्यूटेन होती है। तो कभी ऑप्शन में ये प्रोपेन भी आ जाए तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा, एंड करके पूछ सकता है। फिर है विच गैस इज़ यूज टू रिप्लेस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, कि किस गैस का, निम्नलिखित में कौन सी गैस का उपयोग CFC के स्थान पर किया जाता है। तो CFC से आपको पता है कि बच्चों जो हमारे ओजोन की परत है वो उसका काफ़ी नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो इस समय जो है वो HCFC का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपका 78 का ए ऑप्शन बच्चों सही है। फिर द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो एट प्यूबर्टी इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो प्रथम रजोधर्म या ऋतुस्राव का आरंभ स्त्रियों में क्या कहलाता है? तो इसे बच्चों कहते हैं मेनार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और हिंदी के हिसाब से अगर देखेंगे तो रजो दर्शन होगा इसका, मैं लिख दूँ, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे कहेंगे कि सर हमारा आप नहीं बताए। रजो दर्शन, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। रजो निवृत्ति, मासिक धर्म, यौनास्राव और रजो दर्शन। ठीक है, तो 79 का डी ऑप्शन बच्चों सही है। तो इसको हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे अपने हिसाब से इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन 80 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑल ऑर्गेनल्स। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभी कोशिकांगों के बारे में असत्य है। तो यहाँ देखिए सत्य वाले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हमें ध्यान देना होगा। दे आर फाउंड इन ऑल यूकार्योटिक सेल्स। सही बात है, जो ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो सभी यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वे केवल कोशिकियाँ के जीवों वाले पाए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। द कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ठीक है, ये कोशिका के निर्माण करने के लिए समन्वय करते हैं। तो यहाँ बच्चों ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ये छोटे आकार के होते हैं, ज़्यादातर आंतरिक होते हैं। दे आर स्मॉल साइज एंड मोस्टली इंटरनल। ये ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ गया है फिजिक्स का क्वेश्चन। द बॉय इज पुलिंग अ कार्ट बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कार्ट इज 20 न्यूटन। द फोर्स कॉजिंग द मोशन ऑफ द कार्ट इज। बच्चों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सभी प्रश्नों को जानना है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना होगा कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। इसका हिंदी वर्जन बच्चों कि एक लड़का 100 न्यूटन के बल द्वारा गाड़ी को खींचता है। ठीक है, इसके बाद है गाड़ी पर कार्यरत घर्षण बल जो है 20 न्यूटन है। तो गाड़ी को गति प्रदान करने वाले बल का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इसको आइए हम लोग समझते। काफ़ी इजी प्रश्न है ये, बहुत हार्ड नहीं है। एक सिंपल है बच्चों कि देखिए गाड़ी बनी हुई है। ठीक है, हमने गाड़ी ले लिया। ठीक है, कोई गाड़ी है, मान लीजिए कोई इसको खींच रहा है। हाँ, तो खींच इसको 100 न्यूटन के साथ खींच रहा है। और आपका फ्रिक्शनल फोर्स, पहिए और ज़मीन के साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 20 न्यूटन का लग रहा है। अब बच्चा देखिए इधर को खींच रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि हमेशा उल्टा तरफ लगता है, उल्टे तरफ लगता है। तो कुल बल कितना लग रहा है जिसकी वजह से ये गाड़ी चलेगी? कुछ नहीं करना है, इसको घटा दीजिए। इतना आसान प्रश्न था, बस कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। 80 न्यूटन थे। इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। ठीक है, अब ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बार NMMS में भी आया हुआ है। मैं बार बार कहूँगा, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो मेरी NMMS मेरे चैनल 9 सेक्शन पे चले जाइए। और NMMS के जो वीडियोस हैं उसमें आप साइंस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। अगर आपको सोशल साइंस SST की चाहिए उसकी अलग बनी हुई है। मैथ के क्वेश्चंस मैं तो देख रहा हूँ पूरे सेम है सैनिक स्कूल के, नवोदय के। आप उसको देखकर तैयारी कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चंस वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है द कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन इसके हिंदी है भोजन के भंडारण के लिए उपयोग किए गए वाले डब्बे इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या होता क्या है,
इस पे इसको बच्चों टिन ऑनटू आयरन, आयरन मान लीजिए आयरन का है, इस पे परत चढ़ाई जाती है टिन की। टिन इसका लोहे का डब्बा होगा, परत चढ़ा देते टिन की ताकि वो ख़राब ना हो, जंग ना लगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा लोहे पर टिन। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आया हुआ है इसी बार NMMS से, मुझे याद आ रहा है राजस्थान या दिल्ली वाले पेपर में ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया है। द इम्प्रेशन ऑफ द इमेज डज नॉट वैनिश इमिडिएटली फ्रॉम द रेटिना, इट परसिस्ट। आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, सॉल्व पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 वाली, आप बस उसको देख लीजिए, काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। और जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं बच्चों वो तो देख सकते हैं बाकी और जो वीडियोज़ हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 83 एक है, एक प्रतिबिंब की छाप रेटिना पर यकायक नष्ट नहीं होती, यह रेटिना पर रहती है। तो ये बच्चों रहती है आपका 1/6 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है 1/6 सेकंड तक रहती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये भी देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया भी हुआ है। ठीक है, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट बिकॉज। ठीक है हिंदी वर्जन है, सूर्य पूर्व में उदय होता है तथा पश्चिम में अस्त होता है क्योंकि। तो इसके पीछे कारण है अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए अगर मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेट हो रही है इधर से, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, जो गोलाकार है वो इधर को जा रहा है। ठीक है, जब ऐसे गोल गोल घूम के जाता है तो हम सूरज भाई अपनी जगह स्थिर है। ठीक है, तो हमें लगता है कि भाई सूरज उगाया, इसके पीछे ये कारण है। तो इसमें 84 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो सही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्ण करती है, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अभी काफ़ी प्रश्न हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो जैसा आप कहेंगे वैसा मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।